हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखो, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक अंडरस्टैंड करा जिसमें हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है, उसके क्या मायने होते हैं, है ना। हमने ये भी समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस ऐड करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे प्रोविजंस ऐड करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे इंश्योर किया जा सकता है कि जो हमारे जजेस हैं वो फ्री और फेयर तरीके से काम कर सके एंड उनकी इंडिपेंडेंस हमेशा इंश्योर हो सके। और उसमें से एक प्रोविजन हमने अंडरस्टैंड करा था अपॉइंटमेंट का। हमने ये देखा था कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और उसमें हमने अंडरस्टैंड करा था कि अपॉइंटमेंट को इंश्योर किया जाता है कि पार्टी पॉलिटिक्स का कोई भी रोल वहाँ पर अपॉइंटमेंट में ना हो और फेयर तरीके से जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो सके। तो अब हम उसी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट के जजेस की एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़े जज होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, over the years a convention has developed whereby the senior most judge of the supreme court was appointed as the chief justice of India। तो आज़ादी से लेकर के मतलब आफ्टर 1950 ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा? जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा उसके बाद से लेकर के हमने एक कन्वेंशन को अडॉप्ट करा था। कन्वेंशन यानी कि एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी। परंपरा ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज सबसे सीनियर मोस्ट होगा उन्हीं को ही हम अपॉइंट करेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो कन्वेंशन था वो कन्वेंशन क्या था? कन्वेंशन था ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। ये जो सीनियर मोस्ट जज होगा उन्हीं को ही हम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो कन्वेंशन था उसको ब्रेक कर दिया गया था। ठीक है, इट वॉज ब्रोकन ट्वाइस। कब? दो बार ब्रेक हुआ। तो 1973 में ए एन रे 1973 में ए एन रे को क्या किया गया था? ए एन रे वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। ठीक है, साथ ही साथ 1973 में तो ये कन्वेंशन टूटा ही, साथ ही साथ में 1975 में भी टूटा। कैसे? जस्टिस एम एच बेग वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस एच आर खन्ना। तो यानी कि 1973 में एंड 1975 में हम ये देख चुके हैं कि दो बार ये जो कन्वेंशन था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं उसमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर हम अपॉइंट किया करते थे। लेकिन ये चीज़ दो बार वायलेट हुई। कब हुई? 1973 में, जब ए एन रे को अपॉइंट कर दिया गया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उनसे सीनियर 3 और जजेस थे। उनसे सीनियर 3 जजेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक जूनियर जज को 1973 में अपॉइंट कर दिया गया था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये दूसरी बार कब रिपीट हुई? 1975 में, जब इमरजेंसी लग रही थी। ठीक है, इमरजेंसी लगाई गई थी वहाँ पर इंडिया में। तो उस टाइम पीरियड में भी जस्टिस एम एच बेग को अपॉइंट कर दिया गया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन बनने कौन चाहिए थे? बनने चाहिए थे जस्टिस एच आर खन्ना, बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट जज ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या कर सकते थे? उन्होंने जो कन्वेंशन था उसको वायलेट करा एंड किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी जो सीनियर मोस्ट जज नहीं है, जो कंपैरेटिव टू अदर्स जूनियर है, उनको अपॉइंट किया। तो रीज़न क्या दिया गया? रीज़न देखो बहुत सारे दिए गए, बट अल्टीमेट इसके पीछे जो रीज़न बताया गया था, मतलब जो अल्टीमेट रीज़न था कि आखिरकार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि जो सीनियर मोस्ट जज का कन्वेंशन था उसको वायलेट किया एंड कुछ अलग जजेस को, जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि ये जो दो जजेस थे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बेटर तरीके से काम कर सकते थे। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? आइडियोलॉजी गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं कंपैटिबल थी। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि यहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था। ठीक है, इसका मतलब हमारे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973 में, 1975 में जिसको बनाया गया, उस टाइम पीरियड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एंड प्रधानमंत्री ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा और कन्वेंशन को ब्रेक करा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स उनको लेने थे। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में सीधा सीधा क्या हो रहा है? अफेक्ट किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में सीधा सीधा अफेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझो, 1975 के बाद से
1975 के बाद से आज तक ये कन्वेंशन दोबारा वायलेट कभी नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद से यही चीज़ चलती हुई आ रही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया कि ये हुआ तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। क्या इसके पीछे का लॉजिक था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी, ठीक है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, कुछ तरीके से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, इसीलिए ये चीज़ करी गई। इसका मतलब जुडिशरी में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी 1973 में एंड 1975 में अफेक्ट हुई थी। समझ रहे हो? अच्छा, अब उसके बाद ये तो हमने समझा। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने बताया कि आफ्टर 1975 हम लोग आज भी जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट करते हैं। क्लियर हो गया बात? तो हमने सबसे पहले देख लिया कि अच्छा, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के चीफ जस्टिस कौन होते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक जज हो गए जो सबसे बड़े जज होते हैं। इसके बाद जो बाकी जजेस होते हैं, द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ रहे हो? देखो, कोई भी जज हो ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, कोई भी जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। बट क्या प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देंगे? प्रेसिडेंट की मर्जी आई तो इसको इनको कर दिया, फिर दूसरे को कर दिया, क्या ऐसा है? क्या प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली अपॉइंट करते हैं क्या? नहीं, उसमें कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि अपॉइंटमेंट हमेशा कौन करेंगे? अपॉइंटमेंट विल बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना क्लियर रखो यहाँ तक, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, एज अ हाई कोर्ट जज, जिसको भी अपॉइंट करना होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है इस पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक डिबेट रही, ठीक है। क्योंकि हमने देखा भी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। प्रेसिडेंट किसके बेसिस पर काम करते हैं? प्रेसिडेंट उसी के ही नाम के ऊपर सिग्नेचर करते हैं जिसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक चला कि आखिरकार प्रेसिडेंट की जो कंसल्टेशन की पावर है, प्रेसिडेंट जब कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो उसका मतलब क्या है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात उनको माननी ही पड़ेगी, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से केवल बात करनी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को इग्नोर करते हुए किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को बना सकते हैं? तो उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998। ये जो मैटर है क्या मैटर है? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है? कंसल्टेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो उसको हमें समझना होगा। और यही चीज़ बार बार सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई, 1982 में भी उठाई गई, 1998 में भी उठाई गई। तो इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली द कोर्ट फेल्ट दैट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस वॉज प्योरली कंसल्टेटिव। देखो, ये जो फर्स्ट केस था, ठीक है, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस का जो रोल है वो केवल और केवल कंसल्टेटिव का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, इस पर्टिकुलर केस को कहा जाता है फर्स्ट जज केस, ठीक है। इसको समझ लो, यहाँ पर सिंपल तरीके से समझेंगे, चीज़ें क्लियर हो भी जाएगी। फर्स्ट जज केस 1982 में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया कि जो कंसल्टेशन का मतलब है, तो कंसल्टेशन का मतलब, कंसल्टेशन के मायने क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कंसल्टेशन के मायने का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से केवल और केवल कंसल्ट करेंगे, प्योरली कंसल्ट करेंगे, मतलब केवल और केवल पूछेंगे, ठीक है। केवल और केवल पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि ये इन इंडिविजुअल को क्या हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी, केवल पूछना है, ठीक है, पूछ लेना है बस। अच्छा ठीक है, बता दो बस मुझे, ठीक है। ऐसा होता है ना जनरली, करना तो हमें अपने मन का ही है, बस कहने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, बता दो खाने में क्या खाना है ना। मम्मी कभी कभी पूछ लेती है ना कि बता दो चलो खाने में क्या खाना है, लेकिन बनाना तो वही है जो मम्मी चाहती है,
है कि नहीं। सेम तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जज केस में 1982 में ये बोला कि देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से केवल पूछ लेना फॉर्मेलिटी के लिए। जब हम यहाँ पर कंसल्टेशन की बात करते हैं तो कंसल्टेशन का मतलब है केवल पूछा जाएगा चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब मानना नहीं होगा चीफ जस्टिस की एडवाइस को, बाइंडिंग नहीं होगी, फॉलो नहीं करनी एडवाइस, ठीक है। केवल पूछ लेना एक बार कि हम इन इंडिविजुअल को अपॉइंट करना चाहते हैं एज हाई कोर्ट जज और एज सुप्रीम कोर्ट जज, केवल पूछना है। समझ में आ गया। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट जज केस, ठीक है। 1982 में पहली बार ये जजमेंट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को चेंज भी करा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करा। क्या करा? देन इट टुक द व्यू दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या करा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो मस्ट बी फॉलोड। मस्ट बी फॉलोड का मतलब फॉलो करना ही होगा, बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। ये कौन से केस में किया गया? ये सेकंड जज केस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेकंड जज केस। क्या बोला जाता है? सेकंड जज केस। केवल जानकारी के लिए है, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में ये कि फर्स्ट जज केस क्या है, सेकंड जज केस क्या है, केवल समझ लो उसको, ठीक है। मैं केवल केस का नाम बता रही हूँ कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर जजमेंट दिया। तो सेकंड जज केस 1993 में आया था, ठीक है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वाले जजमेंट में जो फर्स्ट जज केस में जो डिसीजन दिया गया था कि एडवाइस को केवल पूछ लेना है, फॉलो नहीं करना, बाइंडिंग नहीं होगी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको रिवर्स किया और उल्टा मतलब रिवर्स करने के बाद ये बोला नहीं, बाइंडिंग होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलेंगे, जिसका नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे उसी को ही अपॉइंट करना होगा प्रेसिडेंट को। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया? मस्ट बी फॉलोड बाय प्रेसिडेंट। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे, जिसका नाम रिकमेंड करेंगे, उसी के नाम को ही आगे लेकर जाना पड़ेगा और उसी के नाम पर सिग्नेचर करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे या हाई कोर्ट के जज बनेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया यहाँ पर? ये था सेकेंड जज केस। फिर उसके बाद क्या होता है? फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद अ नोवेल प्रोसीजर. इट हैज़ suggested that Chief Justice should recommend the names of the persons to be appointed in consultation with the 4 senior most judges of court. ठीक है। सेकेंड जज केस हमने डिस्कस करा, ठीक है। सेकेंड जज केस में क्या बोल दिया गया कि यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब क्या है? कंसल्टेशन का मतलब है कि फॉलो करना ही होगा, बाइंडिंग हो जाएगी एडवाइस, है ना। समझ में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड जज केस आता है। फिर उसके बाद एक और केस आता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड जज केस, ठीक है। थर्ड जज केस, और ये केस कब आता है? 1998 में। कब आता है? 1998 में। केवल जानकारी के लिए है, ठीक है। हमें याद नहीं रखना कि ये थर्ड जज केस है, इसमें ऐसा बोला गया, बस केवल जानकारी के लिए यहाँ पर इतना दिमाग में बिठाओ कि थर्ड जज केस में क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जज केस में एक नोवेल प्रोसीजर लेट डाउन करा और उस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी दिया। ये क्या कहता है? ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे? वो रिकमेंड करेंगे नेम ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड करेंगे कि इन इंडिविजुअल को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हमें अपॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे जिसका नाम हमें उनका नाम जिनको हमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सपोज एक नाम रिकमेंड करा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही केवल नाम रिकमेंड करा तो प्रेसिडेंट केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कह देने पर ही उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने डिसाइड करा है, अब उनका नाम पर चर्चा करेंगे। किसके साथ करेंगे? 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और जब मेजॉरिटी आ जाएगी, 4:1 की मेजॉरिटी आ जाएगी, मतलब 4 जजेस कह रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, इनको हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज, एंड
क्योंकि ये अच्छा भी है, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, एक अच्छे लॉयर के तौर पर काम करा है इन्होंने, एक अच्छा हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करा है। तो जो भी बेसिस होता है उसके बेसिस पर ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, 4:1 के बेसिस पर ये मेजॉरिटी आएगी, तब जा कर के उसका नाम डिसाइड हो जाएगा एंड फाइनली उनका नाम दिया जाएगा किसको, उनके नाम के पर ही प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर क्या हुआ, मोटे तौर पर एक बार दोबारा से समझ लो कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी क्या है। थर्ड जज केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक कोलिजियम डिसाइड करेंगे। हम क्या डिसाइड करेंगे, एक कोलिजियम डिसाइड करेंगे। कोलिजियम का मतलब क्या है, कोलिजियम का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम लेकर आएंगे कि इन 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 व्यक्ति को हमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये नाम रिकमेंड करेंगे, फिर ये नाम पर ये 4 लोग मिल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पांचों लोग क्या करेंगे, उस पर वोटिंग करेंगे और जब 4:1 की मेजोरिटी होगी, मतलब 4 लोग एग्री करते हैं कि हाँ ये नाम सही है। ठीक है, जब 4 लोग एग्री कर जाएंगे, 4:1 की मेजोरिटी हो जाएगी, तब जा करके वो जो नाम होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है कोलिजियम। तो कोलिजियम क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज मिलकर एक साथ बैठकर नाम पर क्या करते हैं, एक तरीके से डिसाइड करते हैं। मेजॉरिटी के साथ जो नाम डिसाइड हो जाता है फिर उस नाम को प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है। समझ में आ गई बात। ये ही चीज़ सेम टू सेम चीज़ थर्ड जज केस जो कि 1998 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दी है। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एट द मोमेंट देयरफॉर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जो ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस है, ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस का मतलब क्या, जो कोलिजियम सिस्टम हमने बनाया, जो ग्रुप बनाया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड सुप्रीम कोर्ट के सबसे 4 सीनियर मोस्ट जज है, उनका ये जो ग्रुप बना है, जो ये जो कोलिजियम बना है ना, ये क्या कर रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है। इट कैरीज अ ग्रेटर वेट इन डिसाइडिंग कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, क्योंकि जिन्होंने जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जिसका नाम कोलिजियम रिकमेंड करेगा, उसी का ही नाम किसके पास जाता है, उसी का ही नाम प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट फिर उस पर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उसको ही एक्सेप्ट करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हाँ इनको आप सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हो। ठीक है, फिर उन्हीं को ही प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो एक और यहाँ पर थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जब कोलिजियम कोई नाम डिसाइड कर लेगा, सपोज ए डिसाइड कर लिया गया है कि इनका नाम हम लोग भेजेंगे, तो कोलिजियम कहाँ भेजता है ना, पहले कोलिजियम भेजता है लॉ मिनिस्टर के पास। ठीक है, ये नाम कहाँ जाएंगे, लॉ मिनिस्टर के पास जाएंगे। लॉ मिनिस्टर कहाँ भेजते हैं, लॉ मिनिस्टर उनको भेजते हैं, लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा। ठीक है, लॉ मिनिस्टर कहाँ भेजेंगे, लॉ मिनिस्टर भेजते हैं प्रधानमंत्री के पास। फिर प्रधानमंत्री किसके पास भेजते हैं, प्रधानमंत्री भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास एंड फाइनली प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं साइन, प्रेसिडेंट करते हैं एक्सेप्ट कि ठीक है इन इंडिविजुअल को हम क्या बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति देते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्या अंडरस्टैंड करा कि बहुत ज़्यादा डिबेट चली। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिबेट चली। पहले ये बोला गया फर्स्ट जज केस में जो 1982 में था कि केवल पूछ लो एक बार। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से केवल पूछना होगा, प्रेसिडेंट को बात नहीं माननी होगी क्योंकि एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। सेकंड जज केस में बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वाले जजमेंट को रिवर्स कर दिया और बोला नहीं, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम भेजेंगे वही प्रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम को लेट डाउन करा और बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड करेंगे, उस नाम पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस चर्चा करेंगे, ये सब लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। 4:1 की मेजोरिटी के साथ जब नाम डिसाइड हो जाएगा, वो नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास एंड प्रेसिडेंट उसको ही अपॉइंट करेंगे एज सुप्रीम कोर्ट जज। समझ में आ गया। तो ये चीज़ थी। ठीक है, तो मोटे तौर पर क्या देख रहे हो आप, मोटे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ना, आज वो डिसाइड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे आर हैविंग अ ग्रेटर वेट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग यानी कि जो अपॉइंटमेंट है, बाकी प्रेसिडेंट केवल अपॉइंटमेंट का काम करते हैं, लेकिन नाम रिकमेंड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। ठीक है, जो कोलिजियम है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ये बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है।
क्या बोला जाता है कि यहाँ पर नेपोटिज्म की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड करेंगे, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है कि अपने कोई प्रिफर्ड इंडिविजुअल का नाम रिकमेंड करे, है ना, समझ रहे हो। तो देर आर चांसेस कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर तरीके को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो चलेगी। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी। जब 2014 में गवर्नमेंट ने क्या करा, एक बॉडी बनाई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। 2014 में ये बॉडी बनाई और इस पर्टिकुलर बॉडी ने क्या करा, इस पर्टिकुलर बॉडी ने कहा कि आज से कोलिजियम सिस्टम नहीं अपॉइंट करेगा, आज से कोलिजियम सिस्टम नहीं अपॉइंट करेगा, रादर क्या अपॉइंट करेगा, रादर ये जो एनजेएसी में जो लोग हैं, इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे, कुछ अदर जजेस भी होंगे, हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे, एंड कुछ एग्जीक्यूटिव भी होंगे, ठीक है। इसमें लॉ मिनिस्टर भी होंगे और कुछ एक दो इंडिविजुअल और होंगे जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉडी बनाने की बात करी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया, सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, एनजेएसी नाम की बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एनजेएसी अगर आ जाएगा तो इसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आ जाएगा, ठीक है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं इंश्योर कर सकता एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव भी आ जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव भी आ जाते हैं और एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, हो सकता है वो पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर आने की कोशिश करें, ठीक है। तो सीधा सीधा आइडिया यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी ने एनजेएसी को, जो गवर्नमेंट ने कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के जगह पर दूसरा जो सिस्टम बनाया था उसको ख़त्म कर दिया था। एंड आज भी क्या हो रहा है, क्यों ख़त्म किया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उस सिस्टम को ख़त्म किया, उस पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म किया। एंड आज भी क्या हो रहा है, आज भी वही सिस्टम, कोलिजियम वाला जो सिस्टम है, वही सेम टू सेम तरीके से अपॉइंट करवाता है, ठीक है। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ही आज के टाइम में भी नाम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट उसको ही क्या करते हैं, उसी को बनाते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी। और फिर उसके बाद आज का जो सिस्टम है कोलिजियम सिस्टम, उसको हमने अंडरस्टैंड करा एंड इंश्योर करा कि कोलिजियम सिस्टम के पीछे का आइडिया क्या था, कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमेशा मेंटेन होगी, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बात करेंगे।